1 to 5 के लिए भी, 6 to 8 के लिए, 1 to 5, उसके बाद 9th 10th के लिए, और इसके साथ साथ +2 के लिए तीनों ही बैच आज एक साथ कंबाइंड है। आज की क्लास के अंतर्गत कौन कौन क्लास देखिए। आज फर्स्ट में 1 to 5 की क्लास, इसके बाद सेकेंड में 9th 10th यानी हाई स्कूल के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद 12th, ठीक है, यानी +2 के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं, वो तीनों बैच आज एक साथ चलेगी। टाइम यही रहने दे, राहुल जी बोल रहे हैं, वो आप बलबीर सर से पूछ लीजिएगा कि टाइम क्या रहेगा, कौन आप लोग के लिए ठीक रहेगा। अभी जो क्लास चलेगी आप लोगों को, वह तीनों क्लास कंबाइंड चलेगी। वेब के लिए भी, आज की मैं बात कर रहा हूं, 9th 10th के लिए भी और +2 के लिए भी। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करते हैं हम लोग। और आज क्या पढ़ेंगे, तो इसके अंतर्गत आज हम लोग भारत के संविधान की प्रस्तावना पर बात करने वाले हैं। प्रस्तावना को ही संविधान की उद्देशिका भी कहा जाता है और किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है यह। एक एक चीजों को हम लोग समझेंगे। यहाँ कुछ शब्द नहीं है बल्कि बहुत सारी चीजें हैं और हर एग्जाम में प्रस्तावना से एक न एक प्रश्न पूछे ही जाते हैं। हमारे संविधान का यह सारांश है। सारांश मतलब सारांश, ठीक है। 1 to 5 के लिए कैसे तैयारी करें, इसके लिए पूछ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बीपीएससी का बयान देखकर कभी कभी गुस्सा भी आता है और हंसी भी आती है, क्योंकि बीपीएससी वर्तमान में कभी कुछ और बोल रही है, कुछ ही दिन के बाद कुछ और बोल रही है, ठीक है। तुरंत बीपीएससी का बयान बदलता रहता है। बीपीएससी के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, इसका बयान बदलता रहता है, ठीक है। बीपीएससी का बयान क्या आया है, इसके जो वर्तमान में सचिव हैं अतुल प्रसाद, ठीक है, इनका बयान सुन के इतना गुस्सा आता है, लेकिन क्या करें, ऑनलाइन है इसलिए कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। बीपीएससी जानते हैं इससे पहले क्या किया था, सिलेबस जारी कर दिया, ठीक है। सिलेबस भी जारी कर दिया था और सिलेबस जारी करने के बाद बीपीएससी ने यह निर्धारित कर दिया था कि बीपीएससी का जो सिलेबस है, यह सिलेबस कैसे पूरा होगा। तो इसके लिए इसने बताया था कि एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित किताबों को पढ़ें। लेकिन हाल में जो बयान आया है बीपीएससी के अध्यक्ष का, वह बड़ा ही अजीब बयान है। उसने सबसे पहले तो प्रश्न का जो पेपर है, ठीक है, उसके बारे में बताया है कि अब 150 अंकों का नहीं होगा, 120 अंकों का होगा। और सिलेबस में भी थोड़ा अलग परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन क्या हुआ है, आइए इसको देखिए। अब कहा जा रहा है बीपीएससी के द्वारा कि जो लोग 1 to 5 के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनको सामान्य अध्ययन के अंतर्गत 120 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा और इसकी तैयारी के लिए
SCERT की किताबें पढ़नी होगी। स्टेट काउंसिलिंग एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग जो किताब तैयार करती है, यानी बिहार बोर्ड की जो किताब है, जो किताब आप लोग बच्चों को विद्यालय में पढ़ाते हैं, किताब से बोल रही है तैयारी करने के लिए। बिहार बोर्ड की जो किताब है उस किताब से बोल रही है कि 1 to 5 की तैयारी करिए, ठीक है। और 9th 10th की तैयारी के लिए, इस 9th 10th और 11th 12th की तैयारी के लिए बीपीएससी बोल रही है कि इसकी तैयारी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो एनसीईआरटी की किताबों को पढ़नी पड़ेगी। तो ये अलग अलग प्रकार के बयान अब आ रहे हैं। किस वर्ग की किताब, तो 1 to 5 के लिए आप क्लास 3, 4, 5, 1 to 5 की तैयारी कर रहे हैं, तो क्लास 3, 4, 5 की जो किताबें हैं उसको ठीक से पढ़नी पड़ेगी आपको, ठीक है। कौन, तो जो बिहार बोर्ड की जो किताबें हैं, स्कूल में जिस किताब से बच्चों की पढ़ाई हो रही है उस किताब से कहा जा रहा है तैयारी करने के लिए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि तैयारी कैसे करनी चाहिए। आप कोई भी किताब मत खरीदिए, जैसा मेरा सजेशन है, हमारी टीम का है, आप किसी किताब को मत खरीदिए। सक्सेस की 92 आपको जो मटेरियल प्रोवाइड कराएगी, केवल इस पर आप फोकस करिए। यहाँ क्लास में जो कुछ पढ़ाया जाएगा इसको आप तैयार करिए, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। राहुल जी बोले सर 1 to 5 में मैथ, साइंस और सब्जेक्ट नहीं रहेगा क्या? बयान बदलता रहता है। आज मैं आपको कुछ और बता दूं, कल अतुल प्रसाद जी कुछ और बोल देंगे, तो परसों फिर आप हमसे पूछेंगे, क्या मैं जवाब दूंगा? यहाँ जो पढ़ाई हो रही है उस पर फोकस करिए, ठीक है। हिंदी इंग्लिश तो रहेगा ही, उसमें कहीं कोई कटौती नहीं रहेगी। अब कुछ कहा नहीं जा सकता, मैं स्वयं निश्चित नहीं हूँ, हो सकता है कहीं बीपीएससी कल यह कह दे कि अब हिंदी इंग्लिश की परीक्षा नहीं होगी, तो मैं पूरे दावे के साथ कैसे बोल सकता हूँ आज? ठीक है। तो अभी क्या करना है, आप लोगों को कोई किताब नहीं खरीदनी है। पहले से आप लोगों के पास अगर कोई मटेरियल अवेलेबल है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। सक्सेस की 92 के ऐप पर आप लोगों को जितना कुछ प्रोवाइड कराया जाता है उसका आप अध्ययन करें। लाइव क्लास में जो कुछ बताया जाता है इसको समझिए। आपका कोई डाउट्स है तो क्लास के दौरान आप पूछिए, ठीक है। अगर आपने इतना कर लिया तो बीपीएससी की इतनी ताकत नहीं है कि आपका सिलेक्शन होने से रोक पाएगी, ठीक है। बीपीएससी क्या बोल रहा है, क्लियर कट बयान इसका बदलता रहता है। सिलेबस जारी किया था कुछ दिन पहले, सीटों की संख्या जारी किया था, ठीक है। कहा गया था सिलेबस में कि 2 पेपर होगा, एक पेपर लैंग्वेज का होगा, ठीक है, दूसरे पेपर में सामान्य अध्ययन होंगे और उसमें 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य अध्ययन के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत 100 और सेकेंड पेपर के अंतर्गत 150 50 अंक। लेकिन अब बीपीएससी बोल रही है कि 120 नंबर का एग्जाम होगा। एग्जाम के समय में अगर देगी तो क्या कहेंगे हम लोग, ठीक है। आज कंबाइंड क्लास चल रही है और कंबाइंड क्लास में 1 to 5 का 9th 10th और 12th तीनों की क्लास आज एक साथ होगी। पहले समझ लीजिए, बात करने के चक्कर में ही हमारा समय खत्म हो जाता है, हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं। चलिए पहले पढ़ लीजिए, बात की बात करेंगे बाद में, पहले क्लास पूरा कर लेते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के संविधान की उद्देशिका, ठीक है। और जब भी यहाँ क्लास खास करके मेरे द्वारा आप लोग को क्लास दिया जाए
तो हमेशा प्रयास करिए कि सबसे पहले जो मेरे द्वारा लेक्चर आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है उसको आप ध्यान से सुनिए, और जिस समय मुझसे कहा जाए कि अब आप लोग के जो डाउट्स हैं पूछ सकते हैं, तो उस समय कमेंट करके पूछिए। जिस समय क्लास चलती रहती है उस समय आप पूछेंगे तो मैं आप लोगों के कमेंट को भी नहीं पढ़ पाता हूं। ठीक है, क्या नहीं दिख रहा है सर? राहुल जी, क्या नहीं दिख रहा है? यह प्रस्तावना नहीं दिख रहा है? ये भारत के संविधान की प्रस्तावना है। क्लियर नहीं दिख रहा है क्या? चलिए, क्लियर दिख रहा है, इसी पर बात करेंगे आज हम लोग। ध्यान से सुनिए इसको, ठीक है? और जब मैं कहूं कि आप कुछ पूछ सकते हैं तो उस समय कमेंट करके पूछिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का संविधान और उस संविधान की उद्देशिका। ठीक है, भारत का संविधान कैसे कैसे बना इसके बारे में हमारी लंबी क्लास हो चुकी है। उसका पीडीएफ मटेरियल भी अब ऐप पर डाल दिया जाएगा। कल यूट्यूब पर भी भारत के संविधान सभा से संबंधित लंबी मैराथन क्लास चली थी, जिसमें मैं आप लोगों के सामने लाइव था। ठीक है, काफी सारे साथी उसमें पार्टिसिपेट भी कर रहे थे। तो भारत का जो संविधान बना उसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो वह था 299 सदस्य। भारत के संविधान बनाने वाली सभा में 299 सदस्य थे, और संविधान बनाने में इन 299 सदस्यों ने कुल कितना समय लिया था? तो भारत का संविधान बनने के लिए इन लोगों ने कितना समय लिया था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, यानी 3 वर्ष में, ठीक है, 3 वर्ष में, लगभग 3 वर्ष में भारत का संविधान बन के तैयार हुआ। आर्यन जी बोल रहे हैं सर हमारा टेलीग्राम पर मटेरियल नहीं आ रहा है। पहले क्लास कर लीजिए, उसके बाद बात की बात करेंगे। कुल कितने दिन लगे भारत के संविधान को तैयार करने में? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। हम लोग पहले भी इसको पढ़ चुके हैं। इसके साथ संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी, वह प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान बनाने के लिए प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। और संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो यह अंतिम बैठक हुआ था 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। ठीक है, और संविधान सभा की जब प्रथम बैठक हुई थी उस दिन अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव किया गया। अस्थायी अध्यक्ष के चुनाव के साथ ही 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का क्या किया गया था? अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, और इसके जस्ट 2 दिन बाद क्या हुआ था? संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, यानी 13 दिसंबर 1946 को पंडित
जवाहर लाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। कहां? संविधान सभा में। और इस पर काफी लंबी चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद 22 जनवरी 1947 ईस्वी को क्या किया गया था? यह उद्देश्य प्रस्ताव जिसको जवाहरलाल नेहरू ने सदन में पेश किया था, संविधान सभा ने पारित कर दिया कि भारत का संविधान कैसा होगा। गुड इवनिंग, जो लोग देर से जुड़े हैं उनको एक बार और इसको समझते हैं ताकि चीजों को समझने में आसानी हो। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 299। एकदम याद रहना चाहिए यह। और संविधान, इन 299 सदस्यों ने संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लिया। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। और उसी दिन संविधान के जो सभा में जो उस समय सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उसको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, उसी दिन से संविधान सभा ने संविधान बनाने का काम शुरू कर दिया। और संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी कब? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया था? गणतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। ठीक है, संविधान सभा की 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो तो उस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। और जब अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव हो गया तो संविधान सभा ने संविधान बनाने का काम शुरू किया था। और संविधान बनाने का काम जब शुरू हो गया तो संविधान सभा ने सबसे पहले क्या काम किया था? तो संविधान सभा का सबसे प्रथम कार्य क्या था? तो जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा में भारत के संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब होता है कि भारत का जो संविधान बनेगा उसका आधार क्या होगा, किन किन बातों को ध्यान में रखा जाएगा, किस व्यक्ति को कितना अधिकार होगा। ठीक है, सरकार के पास क्या अधिकार होगा, जनता के पास क्या अधिकार होगा। ठीक है, इससे संबंधित एक उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में सबसे पहले रखा 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और इस उद्देश्य पर काफी लंबी चर्चा हुई। और चर्चा होने के बाद संविधान सभा ने क्या किया? 22 जनवरी 1947 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर दिया। उद्देश्य प्रस्ताव के पारित हो जाने के बाद उद्देश्य प्रस्ताव की जो मुख्य बातें थी उसी को सजाकर भारत के संविधान सभा ने उद्देशिका तैयार किया। तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में भेजा गया, रखा गया, उसी को 22 जनवरी को पारित किया गया। और उसी प्रस्ताव से संबंधित मुख्य बातों को सजाकर भारत के संविधान की उद्देशिका तैयार की गई। ठीक है, और यह इसी को हम लोग भारत के संविधान की प्रस्तावना भी कहते हैं या भारत के संविधान का सारांश भी कहते हैं। तो आज इसी सारांश के बारे में हम लोग समझेंगे कि आखिर इसमें कौन कौन सी चीजें हैं। चलिए बात करते हैं आगे। आप ये भारत का संविधान है और हर एक शब्द का एक अलग अर्थ है। संविधान सभा ने जो संविधान की उद्देशिका तैयार किया था, उद्देशिका का मतलब क्या होता है? भारत का जो संविधान है उस संविधान के द्वारा कौन सा उद्देश्य प्राप्त करना है भारतीयों को, तो उस उद्देश्य के बारे में है। ठीक है, भारत का संविधान किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए काम कर रहा था, तो यह उद्देश्य है। जी गुड इवनिंग सविता जी। चलिए
जैसे अभी आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या है, तो बीपीएससी द्वारा लिए गए सुपर टेट के एग्जाम को पास करना, ये आपका उद्देश्य है। आपका उद्देश्य क्या है, किस लिए क्लास कर रहे हैं, ताकि सुपर टेट का जो एग्जाम होगा बिहार में बीपीएससी के द्वारा लिया जाएगा उसको आप पास कर सके, ये आपका उद्देश्य है। तो भारत का संविधान क्या करेगा, किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए काम करेगा, तो ये जो उद्देश्य बता रहा है भारत के संविधान की प्रस्तावना, इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमारे संविधान को काम करना है। हम सभी भारतीयों को अपने संविधान के अधीन रहकर काम करना है ताकि ये उद्देश्य हमारा प्राप्त हो जाए। चलिए इसमें एक एक शब्दों को हम लोग समझते हैं विस्तार से। तो सबसे पहले यहाँ लिखा गया है, क्या लिखा गया है, हम भारत के लोग, क्या लिखा गया है, हम भारत के लोग, ठीक है, हम भारत के लोग। और इसका अर्थ क्या है, हम भारत के लोग का मतलब क्या है, तो हम भारत के लोग का मतलब है कि भारत का जो संविधान तैयार किया, यह किसने तैयार किया, तो भारत का संविधान हम लोग जानते हैं कि भारत के 299 लोगों ने संविधान सभा में बैठ के भारत का संविधान तैयार किया था। लेकिन संविधान सभा के जो सदस्य थे, ठीक है, संविधान सभा के सदस्य, ठीक है, इसका चुनाव किसने किया था, तो उस समय हमारे 11 जो प्रांत थे भारत के, और उस प्रांत की जो विधान सभा थी, उस विधान सभा के सदस्यों ने अपने मतदान के माध्यम से, ठीक है, क्या किया था, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया था। और इस विधान सभा के सदस्यों को किसने चुना था, तो भारत की जनता ने, किसने, भारत की जनता ने चुना था, भारत की जनता ने, ठीक है। एक बार और इसको समझ लीजिए, भारत का संविधान किसने बनाया था, तो संविधान सभा के सदस्यों ने। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसने किया था, तो उस समय भारत में जो 11 प्रांत थे, उन सभी प्रांतों के विधान सभा के विधायकों ने संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया था। और विधान सभा के विधायकों को किसने चुना था, तो भारत की जनता ने, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि भारत का जो संविधान बना था वह हम भारतीयों ने बनाया था, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोगों ने ही क्या किया था, भारत के संविधान को बनाया था। चलिए आगे बात करते हैं और देखते हैं इसके आगे क्या है। इसके आगे शब्द है लिखा हुआ, क्या लिखा गया है, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि हमारे यहाँ की जो जनता है और हमारे यहाँ की जो सरकार है वह अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका अर्थ क्या है, तो हमारे यहाँ की जो जनता है हमारे देश की, वह अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। और इसके साथ साथ हमारे देश की जो सरकार है वह क्या करेगी, अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। हमारे देश की सरकार अपना निर्णय लेने के लिए दुनिया के किसी भी देश के अधीन नहीं है, ठीक है। आइए इसको समझते हैं। यानी भारत की जनता, भारत की जनता साथ
भारत सरकार, ठीक है, ये दोनों अपना अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। भारत का अमेरिका के साथ कैसा संबंध होगा, इसके लिए किसी देश का दबाव भारत सहन नहीं करेगा। चीन के साथ भारत का कैसा संबंध होगा, अमेरिका इसके लिए कभी भारत पर दबाव नहीं डाल सकता। रूस के साथ भारत का संबंध कैसा होगा, अमेरिका, फ्रांस या इंग्लैंड इसके लिए भारत पर दबाव नहीं डाल सकता। इसका मतलब है कि भारत का दूसरे देशों के साथ कैसा संबंध होगा, ठीक है, यानी अपना निर्णय लेने के लिए भारत किसी देश के अधीन नहीं है। उसी प्रकार से हमारे देश की जो जनता है, ठीक है, वह अपना निर्णय लेने के लिए किसी दूसरे के अधीन नहीं है। और जहां ऐसी शक्ति होती है किसी के पास, तो उस देश को क्या कहा जाता है, प्रभुत्व संपन्न कहा जाता है। तो ये प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे दिया गया है समाजवादी। अब समाजवादी का मतलब क्या होता है, आइए इसको भी समझते हैं। समाजवादी, समाजवादी, ठीक है। पूरी दुनिया में 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था है। अब कौन कौन सी अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था के अनुसार हम बात कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था, तो अर्थव्यवस्था के अनुसार पूरी दुनिया में 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था है। वैसा देश जहां उस देश के सभी साधनों पर पूंजीपति वर्ग के लोगों का अधिकार होता है, तो उस देश की अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में देश में जितने भी संसाधन होते हैं उस पर एकाधिकार होता है, किसका, तो पूंजीपति वर्ग के लोगों का होता है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन है, यूएसए है, यूके है यानी अमेरिका है, ब्रिटेन है, और भी यूरोप के अधिकतर देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। लेकिन जहां देश के सभी संसाधनों पर सरकार का एकाधिकार होता है और उस संसाधन का प्रयोग देश के हित में किया जाता है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। और यह अर्थव्यवस्था वर्तमान में चीन में है, चीन के साथ साथ रूस में है, ठीक है। बातों को एक बार और समझिए, मैं अर्थशास्त्र से जोड़ के चीजों को समझने का प्रयास कर रहा हूं। अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से दुनिया को देखेंगे तो 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था मिलती है। प्रणाम विश्वजीत सर। 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में मिलती है। कौन कौन, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के जितने भी साधन होते हैं किसी देश में, उस पर एकाधिकार होता है पूंजीपति वर्ग का। और ऐसा देश कौन है, अमेरिका है, अमेरिका के बाद यूके है और यूरोप के अन्य देश हैं, जहां सभी अधिकार किस साधन पर, देश के संसाधनों पर अधिकार किसका होता है, पूंजीपति वर्ग के लोगों का होता है। और जहां देश के सभी संसाधनों पर सरकार का अधिकार होता है, जहां प्राइवेट नाम की कोई चीज नहीं होती है, ऐसे अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। और दुनिया में 2 देश ऐसा है, चीन और रूस, समाजवादी अर्थव्यवस्था है। लेकिन हमारा देश जब आजाद हुआ, ठीक है, तो हमारे देश के आजाद होने के बाद हमारे यहाँ न पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया और न ही समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के भी कुछ विशेषताओं को हमने ग्रहण किया और समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं को भी ग्रहण किया। तो हमारे यहाँ की जो वर्तमान में अर्थव्यवस्था चल रही है वह है मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है हमारे यहाँ वर्तमान में, प्रायोगिक में। लेकिन हमने अपने संविधान में घोषित किया है कि हमें समाजवाद को प्राप्त करना है। किसको प्राप्त करना है, समाजवाद को। तो इसका मतलब है कि अपने देश के प्रत्येक संपत्ति को सरकार के अधीन करना है। और यह हमारे देश के प्रस्तावना में जुड़ा है समाजवाद में। तो समाजवाद का क्या अर्थ है समझ रहे होंगे, ठीक है। हमारे देश में कौन सी अर्थव्यवस्था है,
तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। लेकिन संविधान में क्या लिखा है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसका मतलब है कि हम मिश्रित अर्थव्यवस्था के तहत काम कर रहे हैं, लेकिन इस काम का उद्देश्य क्या है? तो समाजवाद को प्राप्त करना है। हमारे देश के प्रत्येक संपत्ति को क्या करना है? तो सरकार के अधीन करना है। ये हमारे संविधान का उद्देश्य है। हालांकि यह उद्देश्य अभी प्राप्त नहीं हुआ है, सरकार इसका उल्टा काम कर रही है। अधिक से अधिक सरकारी संपत्तियों को पूंजीपतियों के हवाले किया जा रहा है। संविधान का जो उद्देश्य है उसका उल्टा काम चल रहा है हमारे देश में। ठीक है, तो समाजवाद का अर्थ समझ रहे होंगे। पर क्लास बस 32-33 मिनट हो चुका है, स्टार्ट हुआ है। ठीक है विश्वजीत सर, तो समाजवाद का अर्थ आप लोग अब समझ चुके होंगे। आगे बढ़े, यदि आप लोग की इजाजत हो तो आगे बढ़ेंगे। जी गुड इवनिंग, जो लोग देर से जुड़े हैं उनको। तो समाजवाद का भी हम लोग अर्थ समझ गए, और अब चलते हैं पंथ निरपेक्ष को समझते हैं कि पंथ निरपेक्ष का क्या अर्थ होता है। हमारे संविधान में पंथ निरपेक्ष लिखा गया है प्रस्तावना में, तो इसका अर्थ क्या है आइए देखते हैं। हमारे देश में पंथ निरपेक्ष जो लिखा गया है संविधान में के प्रस्तावना में, तो इस पंथ निरपेक्ष का क्या अर्थ है? ठीक है, पंथ निरपेक्ष सत्यम, जरा ये पंथ निरपेक्ष का अर्थ हम लोग समझते हैं, और पंथ निरपेक्ष के लिए आजकल इसके समानार्थी प्रयोग होने लगा है धर्म निरपेक्ष। तो धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष का क्या अर्थ होता है? संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष क्यों लिखा गया है, इसको समझते हैं। ठीक है, पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है? तो हमारे देश में 8 धर्मों के लोग रहते हैं। कितने धर्म के लोग रहते हैं? ये क्या हो जाता है, कभी कभी लिखाता है पंथ निरपेक्ष, या इसी को धर्म निरपेक्ष भी लिखते हैं। धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष का क्या अर्थ है? तो हमारे देश में 8 धर्म के लोग रहते हैं। कौन कौन? तो सबसे अधिक संख्या में हिंदू है, उसके बाद कौन है? तो मुस्लिम है, मुस्लिम के बाद कौन है? तो सिख है। ठीक है, सिख के बाद क्या है? तो ईसाई है यानी क्रिश्चियन। उसके बाद क्या है? तो बौद्ध है, और बौद्ध के बाद जैन। ठीक है, जैन के बाद पारसी, और पारसी के बाद यहूदी। ठीक है, ये 8 धर्म के लोग हमारे देश में रहते हैं। लेकिन हमारे भारत के संविधान ने किसी एक धर्म को भारत का राष्ट्रीय धर्म नहीं बनाया है, और न ही यह निर्धारित किया है कि हमें किस धर्म के अनुसार चलना है। भारत के संविधान में लिखा गया है कि भारत क्या करेगा? इन सभी धर्मों को सम्मान दृष्टिकोण से देखेगा। ठीक है, सम्मान दृष्टि से इन 8 धर्मों के लोगों को देखा जाएगा, किसी का ज्यादा महत्व नहीं होगा। तो इन 8 धर्मों को संरक्षित किया जाएगा। इसके लिए भारत में संविधान के प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है।
धार्मिक दृष्टिकोण से भारत क्या है? पंथ निरपेक्ष देश है, जहां किसी भी एक धर्म को राष्ट्र धर्म के रूप में नहीं माना गया है, बल्कि सभी धर्मों को एक समान दृष्टिकोण से देखा जाता है। यहूदी खास करके जर्मनी में ज्यादा मिलते हैं, लेकिन भारत में भी अब यह इस धर्म के लोग पाए जाते हैं। दुनिया के सभी धर्मों के लोग अभी भारत में मिलेगा आपको। तो किसी एक धर्म के दृष्टिकोण से भारत को नहीं चलना है, सभी धर्मों को समान दृष्टिकोण से देखते हुए भारत में क्या करना है? भारत के सरकार को शासन का संचालन करना है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट भी बार बार इसके बारे में बताती रहती है। तो पंथ निरपेक्ष को समझने के बाद आइए अब हम लोग समझते हैं किसको? लोकतंत्र को समझते हैं। हमारे यहाँ कौन सा शासन व्यवस्था है? तो लोकतंत्र है। शासन की बात करें तो कौन सी शासन व्यवस्था है हमारे यहाँ? शासन का कौन सा व्यवस्था है? तो लोकतंत्र है। लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है। और लोकतंत्र के बारे में मैं आप लोगों को काफी विस्तार से बता चुका हूं कि लोकतंत्र जो होता है वह दो प्रकार का है, लेकिन भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत भी दो प्रकार के लोक, ठीक है। उसमें भारत में कौन सा लोकतंत्र है? तो संसदीय लोकतंत्र है। कौन लोकतंत्र है? संसदीय लोकतंत्र। हमारे यहाँ संसद ही क्या करती है? देश में शासन करती है। संसदीय लोकतंत्र है। तो हमारे यहाँ के लोकतंत्र का मतलब क्या? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। यहाँ जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि कानून बनाकर देश में शासन चलाता है, ठीक है। तो लोकतंत्र भी समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं, समझते हैं गणराज्य को। गणराज्य का मतलब क्या है? ये गणराज्य दिया हुआ है, और गणराज्य का मतलब है कि हमारे देश का जो संवैधानिक प्रधान है, संवैधानिक प्रधान, ठीक है, वह कौन है? राष्ट्रपति है। और राष्ट्रपति हमारे यहाँ का निर्वाचित होता है। और जहाँ के जिस देश में भी देश का संवैधानिक प्रधान निर्वाचित होता है, तो उस देश में कहा जाता है कि गणतांत्रिक शासन वाला देश है। हमारा देश गणतांत्रिक शासन वाला देश कब बना? तो जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया था? राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया था। कब? तो राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन हुआ था 24 जनवरी 1950 ईस्वी को, ठीक है। तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारे देश में राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ। और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जब हमारे देश में संविधान लागू हो गया, उसी दिन से हम लोग गणतांत्रिक शासन व्यवस्था वाला देश बन गए, ठीक है। साथ में लिखा है पारसी धर्म है। यह लिखा गया है क्या? पारसी लिखा गया है। जरथूस इनके इस धर्म को चलाने वाले थे। पारसी लिखा है मैंने यहां साथ में, पारसी, ठीक है। तो हम लोग समझ चुके हैं भारत के लोग का मतलब क्या होता है। भारत के लोग के साथ साथ हम भारत के लोग का क्या अर्थ होता है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या अर्थ है? समाजवाद का क्या अर्थ है? पंथ निरपेक्ष का क्या अर्थ है? लोकतंत्र का क्या मतलब है? और गणतंत्र का क्या मतलब है? एक एक शब्दों के बारे में मैं आप लोगों को संविधान में बता चुका हूं, प्रस्तावना में। चलिए अब आगे बात करते हैं, ठीक है। तो हमारे भारत के संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है आगे कि हमें कितने प्रकार का न्याय प्रदान किया जाएगा? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, 3 प्रकार का न्याय
हमारा संविधान हमें देने की बात करता है। 3 प्रकार का न्याय हमें मिलेगा और 3 प्रकार के न्याय को प्राप्त करना ये हमारे संविधान का उद्देश्य है। सामाजिक न्याय हमें मिलेगा, आर्थिक न्याय हमें मिलेगा, राजनीतिक न्याय मिलेगा। तो न्याय कितने प्रकार की न्याय की बात करता है भारत का संविधान? 3 प्रकार का। प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत के संविधान में कितने प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है? तो 3 प्रकार का। एक सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय का मतलब किसी के पास साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। आर्थिक का, और आर्थिक न्याय के साथ साथ राजनीतिक न्याय होगा, ठीक है। 3 प्रकार के न्याय की बात करता है भारत का संविधान। चलिए, अगर स्वतंत्रता की बात करें तो भारत का संविधान हमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता देती है? स्वतंत्र हो जाने का मतलब ये थोड़ी है कि कुछ भी करने की आजादी मिल जाए, ऐसा नहीं है। स्वतंत्रता का मतलब कितने प्रकार की स्वतंत्रता देता है? तो विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता देता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, विश्वास की स्वतंत्रता देता है, धर्म की स्वतंत्रता देता है और उपासना की स्वतंत्रता देता है। तो कितने प्रकार की स्वतंत्रता दे रहा है हमारे भारत का संविधान? स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, स्वतंत्रता, ठीक है। तो कितने प्रकार की स्वतंत्रता दे रहा है भारत का संविधान? विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, उसके बाद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, ठीक है। उसके बाद विश्वास की स्वतंत्रता, आपका जहां विश्वास है उसी को मानिए। धर्म की स्वतंत्रता, आप किसी भी धर्म को मानिए, संविधान को उससे कोई लेना देना नहीं। उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है। और विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, 5 प्रकार का हो गया। 5 प्रकार की स्वतंत्रता भारत का संविधान देने की बात करता है। कौन कौन देख रहे होंगे? 5 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन स्वतंत्रता है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता भारत का संविधान हमें देने की बात करता है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, उसके बाद समता की बात करें। समता, जिसको साधारण सी भाषा में हम लोग समानता भी कह सकते हैं। तो कितने प्रकार की समानता की बात करता है हमारा संविधान? 2 प्रकार की। एक प्रतिष्ठा की समता होगी, अवसर की समता होगी, ठीक है। 2 प्रकार की समानता का बात करता है भारत का संविधान। 2 प्रकार की समानता हमें मिलती है। कौन कौन? समानता, जिसको समता भी कहते हैं। प्रतिष्ठा आपकी बनी रहेगी। दूसरा, अवसर की, किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, सरकारी नौकरी में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, ठीक है। तो अवसर की समता की बात करता है भारत का संविधान। और इसके साथ साथ और भी चीजों को हम लोग समझने का प्रयास करें तो समता आप लोगों ने समझ लिया। 2 प्रकार की समता की बात करता है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है, 3 प्रकार के न्याय की बात करता है भारत का संविधान देने की, ठीक है। उसके बाद क्या है? प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा का हमेशा ख्याल रखा जाएगा। राष्ट्र की एकता और अखंडता, भारत के संविधान को किस उद्देश्य से काम करना है? ताकि भारत के राष्ट्र की जो अखंडता है यह बनी रहे, हमेशा भारत एक रहे, ठीक है, कभी भी तोड़ने की बात नहीं हो। एकता यानी राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात कर रहा है। सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने, बंधुता बढ़ाने का मतलब क्या? हम इस देश वाले हो, जिस धर्म को मानने वाले हो, ठीक है, इस देश में कैसे रहेंगे? तो बिल्कुल उसी प्रकार से रहेंगे जैसे कि एक परिवार में सभी लोग मिलके रहते हैं, सभी बच्चे, माता पिता, दादा दादी, जिस प्रकार से एक परिवार में सभी लोग मिलके रहते हैं, उसी प्रकार से भारत के सभी धर्म के लोगों को, चाहे
जो भी भाषा हो उनकी, जो भी संस्कृति हो, खान पान जो भी हो, जिस धर्म को भी वह मानते हो, लेकिन सभी को क्या करना है, एक साथ मिल के रहना है, एक परिवार के तरह। ठीक है, दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, ठीक है, एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और अर्पित करते हैं। तो इस संविधान सभा ने क्या किया था, इस संविधान को अंगीकृत किया था कब, तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान को क्या किया गया था, अंगीकृत किया गया था। अंगीकृत, संविधान सभा ने संविधान को कब अंगीकृत किया था, तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा में उस समय जो 284 सदस्य मौजूद थे, इन 284 सदस्यों ने क्या किया था, संविधान के दोनों प्रतियों पर, जो अंग्रेजी में तैयार हुआ था उस पर भी और जो हिंदी में तैयार हुआ था उस पर भी, दोनों पर सिग्नेचर करके संविधान सभा ने क्या किया था, संविधान को अपना लिया था। ठीक है, तो ये संविधान, हमारा जो संविधान है उसको किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए काम करना है, यही उद्देश्य उद्देशिका के रूप में जाना जाता है। और इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम सभी भारतीयों को मिल के क्या करना है, काम करना है। और लगातार 70 से अधिक वर्षों तक हम इसी संविधान के, ठीक है, अंतर्गत काम करते आए हैं, जिसके कारण हमारे देश की अखंडता आज तक बनी हुई है। बीच बीच में जरूर कुछ विवाद उत्पन्न हुए, कुछ समस्याएं आई, लेकिन हमारा संविधान इतना सक्षम है कि उस समस्याओं को समाधान जितना जल्दी हो सके कर देती है। तो आज की क्लास यहीं तक। क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताएं। और आप लोग का यदि कोई प्रश्न हो आप लोग के मन में तो इसको पूछ सकते हैं आप। संविधान सभा में कुल सदस्य 299 थे, ठीक है, लेकिन जिस दिन संविधान सभा ने संविधान पर सिग्नेचर किया था तो सभी सदस्य उपस्थित नहीं थे, केवल 284 सदस्य ही उपस्थित थे। कारण क्या था, तो कुछ सदस्य बीमार थे, एक दो सदस्य ऐसे थे जो मर भी गए थे। जैसे पंडित सरदार पटेल की बात करें, 1948 ईस्वी में गांधी जी की मृत्यु हो गई, ठीक है। सरदार पटेल की भी मृत्यु गांधी जी के मरने के बाद 2 वर्ष के बाद मृत्यु हो गई। और कई ऐसे सदस्य थे जिनकी मृत्यु गांधी जी से भी पहले हो गई थी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। 299 सदस्य संविधान सभा में कुल मेंबर थे, लेकिन जिस दिन सिग्नेचर हुआ था संविधान पर उस दिन 284 सदस्य ही मौजूद थे। क्या डिबेट है? आराधना जी बताइए। बोल रहे हैं सर एक डिबेट था, यदि हम सिर्फ यहां के पढ़ते हैं तो रिजर्व बिल्कुल निकल जाएगा आपका एग्जाम, चिंता की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ, यहाँ जो भी मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है, केवल आप उसको ठीक से देखिए, ठीक है।